देखिए विशाल, सबसे पहले तो यही होगा कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बाद जो नंबर्स हैं वो बने रहते हैं। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा पेचीदा सवाल है। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा फैसला दिया था जो कि एकनाथ शिंदे गुट के हक में दिया था। जो चुनाव चिन्ह है, खासकर शिवसेना का चिन्ह है, ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे की जो असली शिवसेना है वो उनकी है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन की ओर आता है तो उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को भी चैलेंज कर सकता है और एक बार फिर से जो चुनाव चिन्ह है, उनकी पार्टी है, अपनी अस्मिता बचाने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, महाराष्ट्र की राजनीति में ये जरूर उथल पुथल पैदा करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल होगी इस फैसले के बाद। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना है और कहा कि संजय राउत हमेशा बात करते समय ये लिहाज नहीं करते कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर दीपक केसरकर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, कैसे देखते हैं आप, और क्या जो है इस फैसले से महाराष्ट्र की सरकार का एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगे का भविष्य टिका हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है ये सुप्रीम बॉडी है, तो इसके बारे में कोई कमेंट करना, प्री मैच्योर कमेंट करना ठीक नहीं है। वैसे जब भी डिसीजन आ जाएगा तो उस पर जो भी कमेंट है वो हम दे देंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को मानना ही है। तो इसके बारे में अब बहस क्यों करें, जब थोड़ा सा समय बीत गया है, हमें इंतज़ार करना चाहिए और बाद में कमेंट देना चाहिए। लेकिन एज ए MLA आई ऑलवेज फील दैट इफ़ यू हैव 2/3 मेजॉरिटी देन द व्हिप इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यू, बट व्हाई यू हैव टू जॉइन अनदर पार्टी, बिकॉज पार्टीज आर बेस्ट। क्योंकि ऐसे है कि हर पार्टी की विचारधारा होती है और उस विचारधारा की तरह आप अगर उसके बारे में सोचें तो विचारधारा के अनुसार पॉलिटिक्स करना यही इंडियन डेमोक्रेसी है। तो हम अपनी विचारधारा को क्यों छोड़े जबकि हमारी पार्टी में हमारा बहुमत है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चेंजेस किए हुए थे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उसको खारिज कर दिया। और जबकि जब तक उसको इलेक्शन कमीशन परमिशन नहीं देती तब तक ये चेंजेस इफ़ेक्टिव नहीं होते। अगर इस चेंजेस का उपयोग किसी ने अपने व्हिप निकालने के लिए किया होगा तो भी वो ठीक है या नहीं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सोचेगी, उसमें बहस होगा, वो अपना निर्णय देगी। लेकिन इससे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का मौका मिल जाएगा। जब ऐसे निर्णय आते हैं तो गवर्नमेंट को भी उसमें सोचना पड़ता है, कुछ बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की भी उसमें अगर गुंजाइश हो तो भी करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है, तो उसको एक एकेडमिक नज़रिए से देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कोई कमेंट भी करना ठीक नहीं है। उसके बाद की जो परिस्थितियाँ होती है उसके बारे में बोलना एक अलग बात है, और जब निर्णय लग जाएगा तो हम बोलेंगे उसके बारे में। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, सबसे पहले ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र के संदर्भ में वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट से मिलना है? देखिए विशाल, सवाल तो 11 हैं इसमें जो संविधान पीठ ने जिन पर विचार किया है। मुख्य सवाल मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल तो यही है कि अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग है तो क्या वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर स्पीकर का फैसला भी नहीं है तो क्या सिर्फ किसी विधायक को उसके कार्य व्यवहार, उसके एक्शन के आधार पर ही डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और क्या कोर्ट ऐसा फैसला ले सकता है। तीसरा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई का फैसला कर सकते हैं किसी विधायक को लेकर के। एक सवाल चौथा इस बात को लेकर के है कि अगर कोई विधायक के खिलाफ अयोग्यता का प्रस्ताव पेंडिंग है, अयोग्यता की कार्रवाई लंबित है, तो क्या वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, किस हद तक विधानसभा की कार्रवाई में वो हिस्सा ले सकता है। पांचवा सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर उस विधायक को उसी दिन से ही अयोग्य करार दे दिया जाता है जिस दिन उसके खिलाफ शिकायत आई थी, तो ऐसी सूरत में जब उसके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित रही, उस दरमियान उसने जो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया, उस विधानसभा की कार्रवाई को कैसे देखा जाए। मसलन अगर उसने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया तो उसको कैसे देखा जाए। बाद में सवाल इस बात को लेकर के भी है कि
अगर शिंदे ग्रुप के 40 विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं करते तो क्या तब भी वो अपनी अयोग्यता को बचा सकते हैं? इसके अलावा सवाल ये भी है कि स्पीकर की भूमिका क्या होगी किसी पार्टी के चीफ व्हिप को और विधायक दल के नेता को चुनने में, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा? फिर सवाल गवर्नर की भूमिका को लेकर के है कि गवर्नर का जो अधिकार क्षेत्र है, अपने विवेकाधिकार का वो इस्तेमाल करते हैं किसी सरकार शख्स को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए, उसमें उसकी क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठा था कि गवर्नर ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है कि वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे सुनवाई के दौरान। फिर सवाल ये है कि अगर पार्टी के अंदर टूट हुई है तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहेगा? कैसे तय होगा कि कौन सी पार्टी असल पार्टी है? जैसे यहाँ पर दोनों गुट ये बात का दावा कर रहे हैं कि असल शिवसेना वही है। तो ये 11 बुनियादी सवाल हैं तो जिनका असर पड़ेगा सिर्फ शिवसेना विवाद पर नहीं, आगे आने वाले संवैधानिक विवाद पर भी। जो नाम और निशान पार्टी का है उसे लेकर एक लंबी जंग पिछले 1 साल से चल रही है। आज का फैसला उसके संदर्भ में कितना अहम होने वाला है? देखिए, 2 बड़ी बात है विशाल। वो ये कि जब ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब शिंदे ग्रुप ने बगावत की थी तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। उसके बाद से स्थिति बहुत बदल गई है। पहली बात तो ये है कि नया मुख्यमंत्री बन गया है और बीजेपी के साथ वो बहुमत में है। इसी बीच में एक बड़ी बात ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना मान लिया है। अब सवाल ये है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने फ्लोर टेस्ट का भी सामना नहीं किया, उससे पहले ही रिजाइन कर दिया, क्या उसको हम फिर से मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप ये चाहता है कि पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया जाए, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त की स्थिति को बहाल कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया था। एक सवाल ये है कि गवर्नर की भूमिका को लेकर के, गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी। सवाल ये उठे हैं कि जो गठबंधन में जुड़ी पार्टियां हैं, अगर वो गवर्नर के पास जाती और कहती कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, तब गवर्नर को फ्लोर टेस्ट के लिए कहना चाहिए था। लेकिन इसका गवर्नर ने जवाब भी दिया। लेकिन मैं सवाल पर लौटता हूँ, वो ये कि इसके बावजूद भी अगर गवर्नर की भूमिका को लेकर के कोर्ट को इतना ऐतराज होता, तो जब उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तो फ्लोर टेस्ट पर रोक भी लगा सकते थे। लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद में शिंदे ने बहुमत साबित कर दिया विधानसभा के पटल में। तो गवर्नर के फैसले की संवैधानिक समीक्षा हो सकती है, उस पर सवाल उठा सकता है कोर्ट। लेकिन व्यवहारिक सच देखा जाए तो उनका जो फैसला था वो तो सच साबित हो गया है। शिंदे ग्रुप के पास बहुमत है और उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले रिजाइन देकर के चलते बने। एक बात और है, जो मुख्य बात है कि शिंदे सरकार पर आंच कैसे आ सकती है, सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है। वो ये कि कोर्ट ये तय कर दे कि जिस वक्त शिंदे ग्रुप के विधायकों ने सरकार बनाई उसी वक्त वो अयोग्य थे। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। पेच ये है कि शुरुआत में जो उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को, वो 16 विधायकों को अयोग्य करार देने को लेकर किया था। आज की अगर हम विधानसभा की बात करें तो 288 मेंबर हैं महाराष्ट्र में और 160 से ज़्यादा 162 या 165 के करीब का बहुमत का आंकड़ा है शिंदे ग्रुप के पास। तो ऐसे में अगर वो 16 विधायक अयोग्य भी हो जाते हैं तब भी सरकार तो बच जाएगी। हाँ, एकनाथ शिंदे भी उन 16 में से हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। लेकिन इसका भी एक पेच है, वो ये पेच है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें यह भी तय करने जा रहा है कि जिन विधायकों के खिलाफ स्पीकर ने फैसला नहीं लिया, क्या उनकी कार्य व्यवहार, उनके एक्शन के आधार पर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, जिसकी संभावना कम है, मैं पहले ही साफ कर दूं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सिर्फ 16 नहीं, बाकी जितने शिंदे ग्रुप के विधायकों ने बगावत की है उनके बारे में भी फैसला ले सकता है। लेकिन जैसा कोर्ट का रुख रहा है, जैसा उसके बाद घटनाक्रम बदले हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि शिंदे सरकार को आंच आएगी इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह की स्थितियां बदली हैं। ठीक है, मैं अंकुर का रुख करूंगा। अंकुर, जैसा कि अरविंद समझा रहे हैं, सरकार की सेहत पर कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। हम अगर ये भी सोचें कि एकनाथ शिंदे एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी कुर्सी पर खतरा है, तो अरविंद समझा रहे हैं कि अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है वो खतरा भी कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। ऐसे में उद्धव गुट के पक्ष में कुछ भी जाता हुआ नजर आ नहीं रहा। यहां से इस फैसले के बाद उद्धव गुट की स्थिति क्या होगी?
देखिए, समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे गुट यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि वो चाहता है कि जो पुरानी स्थिति है उसको यथास्थिति तौर पे बहाल कर दिया जाए, लेकिन क्या इस पर फैसला आएगा, क्योंकि क्या कार्यपालिका जो विधान पालिका के कार्यक्षेत्र में जाकर अपना फैसला सुनाएगी या नहीं सुनाएगी। और उसके बाद अगर ये मामला जाता है जो मौजूदा राहुल नार्वेकर जो कि इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास अगर जाता है, तब वो इसके ऊपर क्या फैसला लेंगे। तो ये सारी जो बात है ये ले देकर इस पर आ रही है कि अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वो किस तरीके से देती है। वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अपना फैसला देगी या वो इस फैसले को, डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को जाकर सीधे जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर उनके पास लेकर जाती है। तो उद्धव ठाकरे ग्रुप इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उनको ये देखना है कि यहाँ 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन आता है या नहीं आता है, क्योंकि उसके आधार पर बाकी के जो 24 विधायक हैं उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर फैसला होना है। इनका कहना है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 16 विधायकों को लेकर जब ये तो पार्टी से अलग हुए थे तब ये 2/3 स्तर से नहीं थे। कहा कि उद्धव गुट पहले ये समझना है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इस फैसले से, और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि उद्धव गुट की स्थिति क्या होगी।